Yes. Is it clear to everyone? ठीक है बेटा, ठीक है ना? यस सर, बस देखिए, दिस इज द फॉर्मूला। बच्चे मुझे कह रहे थे सर फॉर्मूला हमको बुक्स में दे दो, देखो ये बुक में फॉर्मूला। इज रिडीमेबल डिबेंचर इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड्स, ठीक है ना? और ये देखिए सेकंड का फॉर्मूला है रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है ना? इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे आप लोगों के लिए। आई एम होपिंग दैट आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे खुद ही, आप मेरे को क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आगे हम अब इसमें ये जो टॉपिक है अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड वगैरह, ये सब चीज आप छोड़ सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास में उतना ही आपको कवर करना है। ओके, अब देखिए दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट टुडे। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, ठीक है? इन टुडेस क्लास वी हैव टू टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए ये अपनी स्क्रीन में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वी हैव टू टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि भाई अगर यहाँ पे हमारी कंपनी है, ओके, और ये हमारे शेयर होल्डर्स है, ठीक है, तो इन्होंने हमको पैसे दिए थे कंपनी को चलाने के लिए, इनके पैसे से हमने कंपनी चलाई, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया। अब जब प्रॉफिट कमा लिया, ईयर एंड हो रहा है, तो एट दैट टाइम ये सोचेंगे, कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना कि यार हमने तो पैसे दिए थे तुमको बिजनेस चलाने के लिए, तुमने हमारे पैसे से बिजनेस चलाया और हमको कुछ दे नहीं रहे, तो गलत बात है। तो इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम इनको दे देंगे। ये कौन है? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है? इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम इनको दे देंगे, जिसको बोला जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके ना बच्चों, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? ये सब बात आपको बताइए पहले से। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको टेबल बनवाई थी कि ईबीआईटी जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, ईबीआईटी में सबसे पहले हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, जो बचता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस करते हैं टैक्सेशन, जो बचता है इसको बोलते हैं पीएटी, ठीक है? अब ये वो प्रॉफिट बच गया जो हमने पूरे साल में कमाया था, आफ्टर पेइंग टैक्सेशन, आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, सब कुछ पे करने के बाद ये प्रॉफिट है जो बच गया हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। अब शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस और एक इक्विटी। तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को पे करेंगे, तो माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। द फर्स्ट थिंग दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, माइनस कर दिया मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो बच गया मेरे पास, इसको बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जो पूरा पैसा बचा है, ये पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब दिस मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी ऑफ, कुछ पैसा आई विल डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, इसमें से कुछ पैसा मैं डिविडेंड के रूप में दे दूंगा, ठीक है? और जो पैसा बच गया वो बच जाएगा मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग। इस पैसे को मैंने रिटेन कर लिया, अगली बार कभी बिजनेस को जरूरत पड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस टाइम पे हम इस पैसे को काम में लेंगे। मुझे पता क्लियर है बात आप लोगों को? क्लियर आप लोगों को ये बात? यस सर, यस। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब हम जब बात करते हैं केपी की, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? कि भाई टैक्स की रेट, ठीक है, टैक्स की रेट कुछ भी हो, कुछ भी रेट हो, ठीक है ना, उससे प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। हमने पहले जब केडी की बात करी थी, जब हमने केडी की बात करी तो फॉर्मूला बन गया था केडी का, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी अपॉन ए नेट प्रोसीड। क्यों ऐसा, क्यों फॉर्मूला बना था? देखिए मैं आपको लॉजिकली भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आई होप आप उस बात को भी पकड़ रहे होंगे, ठीक है? सिर्फ मैं बता नहीं रहा कि भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज वेल। तो इंटरेस्ट जो है उसका अमाउंट कम हो जाता है, जैसे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, पहले मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो जब मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो जितना ज्यादा पेमेंट बढ़ जाएगा इंटरेस्ट का, उतना मेरा खर्चा कम हो जाएगा और जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना? बट प्रेफरेंस डिविडेंड का और टैक्स का कोई रिलेशन नहीं, जो पहले ही माइनस हुआ था, टैक्स पहले ही माइनस हो गया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर ना बात? तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, केपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। बस इतना इजी, हाँ इतना इजी, ठीक है? ये बन जाएगा इररिडीमेबल के केस में, ओके? और अगर रिडीमेबल हो केपी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वही सेम फॉर्मूला बेटा, डी अपॉन, प्लस कर देंगे रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन एन, अपॉन में कर दूंगा रिडीमेबल वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2,
यहाँ पे 1 माइनस टी नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज डिविडेंड के पेमेंट से टैक्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर होगी बात आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे क्लियर है क्या? यस सर। चलिए Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है ना। देखिए अपन ये बुक में से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा कि भाई कैसे पढ़ने का। देखिए सर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखिए द प्रेफरेंस शेयर इज पेड डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट, वही तो फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, ये तो बात आपको पता ही है। ठीक है ना? पेमेंट डिविडेंड प्रेफरेंस इज नॉट मैंडेटरी बट गिवन प्रायोरिटी और इक्विटी शेयर, ये सारी बातें मैं आपको बता दी। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, देखिए फॉर्मूला क्या है? सेम वही फॉर्मूला है बेटा। फॉर्मूला क्या है? पीडी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड या इशू प्राइस अपॉन एन, अपॉन में देगा अपॉन 2। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन देंगे सब बच्चे मेरे को। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 95। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर 100 रुपी का प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन उसको जो इशू किया वो किया 95 पे, तो इशू प्राइस इज 95। ठीक है, और 10% उनके ऊपर हमको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। द कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द डिबेंचर एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब इशू किया उन्होंने उससे के बाद 10 साल में उनको रिडीम कर लेंगे। तो पता लग गया हमको, अच्छा भाई रिडीमेबल है, तो हमको रिडीमेबल का फॉर्मूला लगाना है। मैं करके दिखा दूंगा आपको, देखिए जरा बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड है, इन्होंने इशू किए हैं 2000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच एट द रेट 95। 100 रुपए की चीज को 95 रुपए इशू किया है, मतलब क्या हुआ? 5 रुपीज का डिस्काउंट पे इशू किया है, 5 रुपीज का डिस्काउंट पे इशू किया है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? देखो 10% रेट है इनकी, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? केपी इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन एन, रिडीमेबल वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2। ठीक है जी। डिविडेंड कितना पे करेंगे? 10%। 100 रुपए का एक है, 10% मतलब 10 रुपए डिविडेंड आ गया इसके ऊपर। प्लस कर देंगे रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज, माइनस इशू प्राइस कितना है? 95, बोला 95, अपॉन 10 ईयर लाइफ है उसकी, अपॉन करने के 100 प्लस 95 अपॉन 2। ओके, फिर अब इसको नीचे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 0.5 अपॉन 195 डिवाइड बाय 2, ये आ गया बेटा। ये आ गया 10.5 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 100। ये आ गया 10.77%। आंसर है 10.77%। क्लियर है क्या बात आप लोगों को? बच्चों क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम्स एट ऑल टू एनीवन? दैट इज ग्रेट, दैट इज क्रेजी, वेरी गुड। सर एक बार समझा दीजिएगा, मेरा तो नेटवर्क इशू था सर। हाँ नेटवर्क इशू है तो बेटा मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, प्लीज आप वहां से एक बार देख लेंगे। दोबारा से फॉर्मूला जो है सेम टू सेम है एकदम, कोई इसमें चेंज नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पीडी अपॉन पी0, ये एग्जांपल देखिए। ओके सर। XYZ लिमिटेड इशूड 2000, सेम क्वेश्चन है, 2000 इक्विटी शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 95। 100 रुपए की चीज को 95 पे हमने इशू किया। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KP इज इक्वल टू PD अपॉन P0। ठीक है ना? 10%, 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपए, डिवाइड बाय कितने में इशू किया? 95। ये आ गया आपका रेट। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात, थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा, थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। ठीक है, जरा इन बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब क्या है, जरा समझिए इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब बेटा ये है, अगर यहाँ पे हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, और कंपनी अगर यहाँ पे लोगों को इक्विटी शेयर इशू करती है, कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर, बदले में ये लोग कंपनी को पैसे देते हैं, दे दिए पैसे। अब क्या कंपनी को इनको देना पड़ेगा, तो कंपनी को जो भी पे करना पड़ेगा, कॉस्ट का मतलब मैं समझाया था आपको, एनीथिंग द कंपनी हैज टू पे आउट ऑफ देयर प्रॉफिट, कंपनी को अपने जेब में से जो भी देना पड़ता है आउट ऑफ देयर पॉकेट या प्रॉफिट, उसको बोला जाता है कॉस्ट। अब मतलब क्या हुआ, जरा नॉर्मल सी बात सोचो कि भाई एक बार मुझे बताओ, जब मैंने पहले भी आपसे बात करी थी, फॉर एग्जांपल यू नीड टू परचेज अ कार, आपको एक कार परचेज करनी है, ठीक है, तो आप जाते हो अपने फादर के पास एंड यू लाइक पापा मैं कार परचेज कर रहा हूँ, आप कुछ पैसे मेरे को दे पाओगे क्या? आपके पापा बोलेंगे हाँ बेटा ले लो पैसे, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताओ कि जब आप उनसे पैसे लोगे तो उन पैसों को वापस करोगे, भाई यू हैव टू रीपे दैट मनी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। एंड इन द मीनवाइल कभी आपके पापा को जरूरत पड़ी कार में कहीं जाना है उनको, तो ये थोड़ी ना बोलोगे भाई अब नहीं लेके जाऊंगा आपको, भाई इतना तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना मिनिमम, कि यार कभी हमको जाने की जरूरत पड़ेगी तो हमको भी ले जाएगा हमारा बेटा, कोई बात नहीं। अगर वो पैसे नहीं भी देते तो भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इफ सम डे ही नीड्स द कार तो यू आर गोना गिव हिम द कार, कि ठीक है सर ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो सेम है बेटा, अगर देखो क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, दिया है, इस पैसे से कंपनी ने बिजनेस किया है और कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर अपने ओनर को भी दे, अपने मालिक को भी दे। अब इक्विटी शेयर की कुछ बात हम करें, जो इक्विटी शेयर होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वो होते हैं कंपनी के ओनर्स, क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के डिसीजन मेकर होते हैं, क्या होते हैं, डिसीजन मेकर। कंपनी के सारे डिसीजन कौन लेता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं, ठीक है ना, मेरे बात आप लोगों को। तो अब ओनर मान लो, ये बंदा अगर ओनर है बिजनेस का, बिजनेस से कुछ पैसा कमाया तो उसको वापस देगा ना भाई, अगर बिजनेस कोई पैसा कमा रहा है तो मालिक को तो दोगे ना पैसा प्रॉफिट में से, या नहीं दोगे, दोगे ना। तो अगर हम बात करें कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है या फिर केई क्या होता है, तो केई में आप बोल सकते हैं केई है मिनिमम अमाउंट दैट इज एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब वो सर, मतलब जो हमारा शेयर होल्डर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो ही आपकी केई है, मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उतने आपको कमाना पड़ेगा, हाँ बेटा। अब मान लो एक बात बताओ, एक ये कंपनी है मेरे पास, इस कंपनी का नाम है टाटा, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी है मेरे पास, इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये है हमारे पब्लिक, ये है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर। अब इन्होंने हमको पैसा दिया, ठीक है, हमने प्रॉफिट कमाया और इनको बदले में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो अगले साल क्या होगा, ये बोलेंगे यार इससे बेहतर तो हम इस कंपनी में लगाते हैं ना पैसा। अगली बार क्या होगा, ये पैसा आपकी कंपनी में से विड्रॉ करके दे गोना विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर कंपनी एंड दे गोना इन्वेस्ट इट इन सम अदर कंपनी, दे गोना टू इन्वेस्ट द मनी इन दिस कंपनी, ठीक है। सो टू रिटेन द कस्टमर, मैंने आपको बताया था कि दो पर्पस होते हैं बेटा, क्या होते हैं, वन फर्स्ट इज टू रिटेन करंट इन्वेस्टर्स और सेकंड होता है टू अट्रैक्ट, ठीक है ना, अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स। कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी अपने प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी उनको हैप्पी रखना चाहती है, उनको खुश करके रखना चाहती है कि भाई ठीक है बढ़िया है, आप हमारे ओनर हो तो लो पैसे ले लो आप, ठीक है। ये हो गई हमारी बात, समझ में आ गई आपको बात। मतलब जितना हमारा शेयर होल्डर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी इतना हमको कमा के देगी, दैट इज आर के, वो है हमारी के। अगर आप उनको उतना कमा के नहीं दोगे तो वो किसी और कंपनी में चले जाएंगे, ठीक है, दे गोना विथड्रॉ द मनी फ्रॉम योर कंपनी एंड दे गोना इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनी। क्या आप चाहते हैं ऐसा? वो नहीं, आप चाहते हैं कि जो पैसा है वो हमारे पास ही रहे, यू वांट द मनी स्टेज इन्वेस्टेड विद योर कंपनी, ठीक है ना। जितना पैसा आपके पास रहेगा उतने ज्यादा ही आप बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, उतना ज्यादा ही आप नया प्रोडक्ट लेके आ पाएंगे, डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। क्लियर हो बेटा आप लोगों को बात, क्लियर हो ना आप लोगों को बात? चलिए अब यस सर यस। ठीक है ना, आप इसके कुछ तरीके हैं, इसके तीन अप्रोचेस हैं, देयर आर थ्री अप्रोचेस टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं, और तीनों तरीके में क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। बेटा आसान है, देखिए मेरी बात समझिएगा, आपको लग रहा होगा सर पता नहीं बहुत डिफिकल्ट है, क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ पा रहा कि आपने हमारे क्या कर दिया एकदम से। नहीं बेटा देखिए ऐसी बात नहीं है, पॉइंट ये है कि यू आर स्टडीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, आपने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था। अभी मैथ्स का मैं आपको क्वेश्चन दूं तो इवन इफ इट इज डिफिकल्ट,
यू आर गोना ट्राई एंड गेट इट, बिकॉज आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है मैथ्स, तो आपको एक आइडिया है कि हाँ यार ठीक है हो जाएगा। These things you're studying for the first time, so they can appear, they can look to be a little bit difficult, but they are not difficult. आप इसको थोड़ा सा पढ़िए एक बार, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, I can organize a special class for people who are having doubts. But उससे पहले I'll request all of you to please go to YouTube and watch these recorded videos again. And still, if there is any query, any doubts, then we can totally organize an extra class. आज शाम को, कल शाम से मेरा मतलब है कि 5 बजे से पहले whenever यू आर फ्री, अपन एक क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आप वहां पे मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात आ गई कि सर केई निकालने के 3 तरीके हैं हमारे पास। 3 तरीके हैं। सबसे पहला हो गया डिविडेंड अप्रोच, दूसरा हो गया प्राइस अर्निंग अप्रोच, तीसरा हो गया सीएपीएम मॉडल, और फोर्थ हो गया शायद गॉर्डन्स मॉडल। अच्छा, रियलाइज ये लिखा हुआ डिविडेंड प्राइस अप्रोच है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है रियलाइज ये, ठीक है। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट है सीएपीएम और प्राइस अर्निंग अप्रोच, और ये अप्रोच, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता हमारे लिए, ठीक है ना। अगर थोड़ा फ्रैंकली बोले तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सीएपीएम मेथड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी लॉजिकल। आप बस थोड़ा सा मेरे साथ सोचते रहिए, आप ना फाइनेंस की दुनिया में नए नए आए हैं, तो थोड़ा सा एक बार देखो, थोड़ा सा सोचना शुरू करो जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आपको सारी बातें पकड़ में आ जाएगी। बड़ा लॉजिकल है सारी बातें, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो फर्स्ट मेथड जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। क्या पढ़ना है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। फॉर्मूला क्या होगा भाई? फॉर्मूला में देखो, एक तो डिविडेंड आएगा कहीं ना कहीं, और एक प्राइस आएगी। भाई नाम ही बोल रहा है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, तो क्या आएगी? डिविडेंड, और क्या आएगी? प्राइस आएगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा। नहीं, फॉर्मूला नहीं बताएंगे, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर, ठीक है गाइस, प्लीज ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन द लेक्चर एंड प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके गाइस। चलिए, मुझे बताइए, अभी तक जब भी हमने बात करी थी कॉस्ट की, ठीक है ना, कॉस्ट डिबेंचर की हो, प्रेफरेंस की हो, तो कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज कॉस्ट? जरा मुझे बताइए, कॉस्ट क्या होती है? बताइए जरा मुझको, एनीबॉडी? लागत सर। यस बेटा, प्लीज स्पीक। कॉस्ट सर लागत होता है। हाँ, नहीं लागत तो होता है, वो तो समझ में आ गई हमको, लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा रिलेटेड बताओ ना चीजें, कि भाई है ना, जैसे कि अपन फाइनेंस पढ़ रहे हैं उसमें कॉस्ट क्या होता है। So the compensation. या एग्जैक्टली, शी सेइंग, समीक्षा सेइंग कि सर कुछ कॉम्पनसेशन है जो हमने लोगों को पे किया है, ठीक है। अगर इसको बेहतर तरीके से बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा पहले से, तो कॉस्ट का मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा भाई, छोटी सी बात, क्या बात है, देखो दोबारा से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से पूरा सा दोबारा से देखिए। अब मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा पीछे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा इसको निकाल दूंगा अभी साइड में। देखिए बेटा, बचपन में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, पढ़ा था क्या आपने? प्रॉफिट एंड लॉस यस। 11 9th 11th में आपने मैथ में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था? हाँ जी सर, पढ़ा था। तो प्रॉफिट यस सर। परसेंट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मुझे बताइए। अरे बताओ ना, हेलो, यस गाइस, क्या? सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज माय प्रॉफिट। भाई ये बात तो सबको पता है ना यार। अगर कोई चीज है जो आपको 10 रुपए की पड़ रही है और आप उसको 12 रुपए में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट इज 2 रुपीज। यही तो बात है ना, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसको मैं एक आगे लेवल पे लेके जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई व्हाट इज माय प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज माय प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप क्या बोलेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, यही होता है। तो यही होता है ना, अगर अपन इस वाले क्वेश्चन निकालें तो 2/10 इनटू 100, ये होता है आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला, यही होता है। तो ये आ गया आपके पास 20%। भाई इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? जरा मुझे बता दो एक बार दोस्तों, बात समझ में आ गई ना सब बच्चों को? Clear है सर। चलिए, क्लियर। यस सर। बेटा आप जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ी मदद कर रहा हूँ देखने में, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ वैसे देखो, ठीक है। देखो जरा कैसे।
अब मुझे बताओ आपने यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाया, आपने क्या फॉर्मूला बनाया, यहाँ फॉर्मूला आपने क्या बनाया है कि भाई कितने रुपए लगाने पड़े डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, क्या मेरा आउटफ्लो हुआ, ठीक है ना, या कितना मेरा पैसा ब्लॉक हो गया इसमें, और ये कितने रुपए मैंने लगाए, ठीक है, और बदले में मुझे कितना रिटर्न मिला। यही तो फॉर्मूला है कि भाई आपने 10 रुपए लगाए थे और बदले में आपको 2 रुपए मिल गए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 20% हो गया। जरा बताइए, बात समझ में आगे से बच्चों की नहीं है, डाउट है दोबारा बताऊं, जल्दी बताइए। सर आ गई समझ में आ गया सर। समझ में आ गया ना कि भाई हमारा हम क्या कर रहे हैं, बेसिक जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं वो क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, हम यही फॉर्मूला बना रहे हैं कि भाई हमने लगाए थे 10 रुपए, वी इन्वेस्टेड 10 रुपीज, एंड बाय इन्वेस्टिंग दोस 10 रुपीज हमको 2 रुपए का मुनाफा, परसेंट हो गया मेरा 20%। सही बात, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ाई करी है हमने यही फॉर्मूला लगाया है, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, सेम यही फॉर्मूला है, ठीक है ना, सेम क्या है, यही फॉर्मूला है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं दोबारा से पीएनबी बैंक का और वेबअप का, ये मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था आपकी क्लास में। पीएनबी और ये वेबअप है हमारे स्टूडेंट, सेम ये एग्जांपल पहले लिया था, दोबारा से बता रहा हूं, देखिए जरा। अब मान लीजिए वेबअप ने कराई यहाँ पे एफडी, वैभव ने बैंक के अंदर एफडी कराई, एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था, दोबारा देखिए, वैभव हैज गिवन द मनी और वैभव हैव परचेज्ड एन एफडी इन द बैंक, उसने एक एफडी करी, एफडी बोले तो फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। अब मान लीजिए 1 लाख रुपीस फॉर 1 लाख रुपीस, ठीक है ना। एक साल के बाद क्या होगा, एक साल के बाद क्या होगा सर, कुछ नहीं, बैंक वैभव को पैसे वापस दे देगा, 1 लाख रुपीस देगा वापस, ठीक है, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी देगा। भाई अगर एफडी कराई है तो एफडी की जो भी रेट थी 5%, 10%, व्हाटएवर, तो वो कुछ उनको इंटरेस्ट भी पे करेंगे इंटरेस्ट। तो मतलब बैंक ने टोटल क्या हुआ, बैंक के पास इनफ्लो हुआ था 1 लाख रुपीस का। मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, व्यू पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, व्यू आई एम टॉकिंग फ्रॉम वेब पर्सपेक्टिव, आई एम टॉकिंग फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक को इनफ्लो हुआ 1 लाख रुपीस का, बैंक को 1 लाख रुपए मिले, बैंक ने इस पैसे को एंजॉय किया फॉर 1 ईयर, बैंक को एक लाख एक साल के लिए पैसे मिले, बैंक ने 1 ईयर के लिए इस पैसे को एंजॉय किया। मतलब एंजॉय करने का मतलब बैंक कैसे एंजॉय करेगा, बैंक ने आगे इसको लोन पे दे दिया, बैंक ने आगे लोन पे दे दिया पैसे को, ठीक है। मान लीजिए बैंक ने लोन पे दिया 11% की रेट से, बैंक ने किसको कार लोन दे दिया 1 लाख रुपीस, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद क्या होगा, बैंक को आउटफ्लो करना पड़ेगा, ये पैसा बैंक को वापस देना पड़ेगा वैभव को, और साथ में 10% का वो वैभव को इंटरेस्ट भी दे देंगे। 11% हमने लिया, 11% वो था हमारा इनकम, 1% हमारी बीच में रख लिया हमने, 1% जो है वो बैंक की इनकम हो गई, और 10% हमने वैभव को वापस कर दिया। फिर बात है एकदम, ये ऐसे ही बैंक काम करता है, ऐसे ही काम करता है बैंक, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि अगर मैं वैभव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अब देखिएगा मैं बड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ इस बात को, दोबारा से पूरा चैप्टर दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए प्लीज, है ना। मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा फील आती है मेरे को, बच्चे ना ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। देखिए क्या बात है भाई, बात ऐसी है कि अगर वैभव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मान लो इस बैंक ने इनको 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया, तो क्या आप निकाल सकते हैं कि भाई व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम, या व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, निकाल लोगे? हाँ निकाल लेंगे सर, कैसे निकालोगे भाई, सेम वही बात कराओगे कि भाई हमने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, वी इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीस, और इन रिटर्न हमको 10,000 रुपए मिले। हमने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और हमको बदले में 10,000 रुपए का ब्याज मिला, इनटू 100, तो आपकी रेट क्या आ गई, 10% रेट आ गई। बताओ इस बात में किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, किसी बच्चे को इतने बात समझने में कोई समस्या आ तो प्लीज जरा मुझे बताइए प्लीज। नो सर। No, sir. समस्या है क्या भाई? नो सर। हेलो, नहीं सर समस्या नहीं No, है। sir. No, sir. No problem. ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, बच्चों समझ आ गया। अब ये वैभव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई उसकी इनकम, वैभव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई इनकम। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बैंक के लिए क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। भाई वैभव की इनकम है तो बैंक के लिए कॉस्ट है ना, तभी तो वैभव की इनकम होती है। अगर हमने वैभव को 10% इंटरेस्ट प्रॉमिस कर दिया था, तो बैंक को इस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए था कि उनको 11% रिटर्न मिले, है ना, और एटलीस्ट मिनिमम उनको
10% रिटर्न तो मिले ही मिले, मतलब जेब से कुछ देना ना पड़े उनको, 11% पे देंगे, 10% आगे पास ऑन कर देंगे वैभव को और 10% को देंगे। तो पॉइंट क्या हो गया, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो पूरे चैप्टर में जो कॉस्ट का फॉर्मूला बनता है बेटा, वो फॉर्मूला एक ही बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वही प्रॉफिट वाला फॉर्मूला जो है, वही फॉर्मूला लेके चलो। क्या हो गया कि भाई कितना पैसा मिला मेरे को नेट प्रोसीड, और इसके बदले में मुझे कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, कितना कंपनसेशन, जैसे कि उसने बोला कमीशन है, कितना कॉम्पोजिशन, कितना इंटरेस्ट, कितना रिटर्न मेरे को सामने वाले आदमी को पे करना पड़ेगा, दैट इज माय कॉस्ट। ये बात है ना कि भाई हम समझ में आ गई ना बात, सब बच्चों को रिलेट कर पा रहे हैं बेटा। वैभव के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कॉस्ट। क्लियर बात है, जरा बताइए क्लियर हो गया बच्चों को या नहीं हो क्लियर? हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है, चलो वेरी गुड, ठीक है, एकदम क्लियर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूं अपनी इक्विटी के ऊपर। नाउ आई एम कमिंग बैक टू माय इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो पहली बात हम कर रहे थे दैट वाज डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, एकदम आसान, वेरी सुपर डुपर इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डिविडेंड अप्रोच, अब देखो मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ। हाँ बेटा, ऐसा नहीं होता क्या? अरे बैटरी खत्म हो जाएगी। मेरे को क्या पता। देखिए जी क्या बोल रहे हैं। अब मेरी अभी सोचना, ठीक है, जस्ट थिंक विद मी। अब बस यही टॉपिक पढ़ाऊंगा आज, आज के लिए बस यही लास्ट टॉपिक है, जरा सुनिए मेरी बात ध्यान से। डिविडेंड अप्रोच, मुझे बताओ, जैसे एक बच्चा का एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल ले, प्रशांत, एक स्टूडेंट है हमारे प्रशांत कुमार, ठीक है। तो प्रशांत कुमार ने क्या किया, एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। ध्यान रखना, सेम टू सेम जो ऊपर बताया ना मैंने, वैभव की इनकम कितनी हुई थी, आप लोगों ने बोला था 10% इनकम हुई वैभव की, ये बोला ना आपने, सेम बता रहा हूं मैं, सेम। मान लो एक स्टूडेंट है प्रशांत कुमार, अब प्रशांत कुमार ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है। इन्वेस्ट कैसे करेंगे, शेयर परचेस करेंगे। कंपनी के शेयर की जो प्राइस है, जो शेयर प्राइस है कंपनी की, वो है मान लो 100 रुपए, क्या है, 100 रुपए शेयर की प्राइस है, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रशांत कुमार ने 100 रुपए देके, हाँ आशीष बेटा हेलो कैसे हो, चलिए, तो प्रशांत ने 100 रुपए देके कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, तो उनका आउटफ्लो क्या हो गया सर, आउटफ्लो हो गया 100 रुपए। ये 100 रुपए लगाए हमने, 100 रुपए लगाए, फेयर बात है ना एकदम। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए बेटा, है ना। 100 रुपए लगाए उसने, ये 100 नहीं लेते, जब 200 लेते हैं, थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन नहीं होगा, 100 से 200 रुपए कंपनी के शेयर का प्राइस है, इन्होंने शेयर का प्राइस परचेज किया। अब मुझे बताओ इनको बदले में क्या मिलेगा, व्हाट इज ही गोइंग टू गेट इन रिटर्न, क्या मिलेगा इनको बदले में? सर ये अगर तो कंपनी लॉस होती है तो लॉस मिलेगा। हाँ, जो फायदा हो, मिलेगा, अपन मानते हैं प्रॉफिट मिलेगा, तो इनको क्या मिलेगा बदले में, डिविडेंड मिलेगा इनको। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, एकदम आसान। क्या फॉर्मूला बन गया कि भाई कितने पैसे आपने लगाए और बदले में क्या आपको रिटर्न मिला, बस ये फॉर्मूला। इसमें तो क्या है समझाने का, इस बात ये बस सेम वही फॉर्मूला जो मैं आपको ऊपर से बताता रहा हूँ बेटा, इतना लॉजिकल है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बाकी बेसिक जो है ना, बेसिक वो एकदम सेम टू सेम है। अब मुद्दे की बात क्या हुई, देखो जरा कैसे हुआ काम, एक बस एक चीज और समझ लो, 6 मिनट है फिर क्लास को एंड करता हूँ। देखिए लास्ट बात समझ लीजिए प्लीज, ये है हमारी कंपनी, ठीक है ना, XYZ लिमिटेड, दिस इज आवर कंपनी XYZ लिमिटेड एंड दिस इज द इन्वेस्टर, ये है हमारे स्टूडेंट, इनके हेयर स्टाइल बना दें थोड़ी सी ऐसी अपन, ठीक है ना, ये हमारे इन्वेस्टर, ठीक है, प्रशांत कुमार, ओके। अभी देखो कैसे होगा काम, जरा सोचिएगा कि प्रशांत ने कंपनी को पैसे दिए, मतलब इन्होंने कंपनी ने इनको शेयर दिए, मतलब प्रशांत ने शेयर परचेज किए, प्रशांत ने शेयर परचेज किए, कर लिए शेयर परचेज, ठीक है। 200 रुपए का शेयर है, तो प्रशांत ने 200 रुपए कंपनी को दे दिए बिजनेस करने के लिए, कंपनी ने इनको बदले में शेयर दे दिए, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर, अब मतलब पूरे साल, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी 200 रुपए से बिजनेस करेगी। अब 200 रुपए नहीं, मतलब ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे, तो सबसे पैसे इकट्ठा करेगी कंपनी, और फिर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इज गोइंग टू रन द बिजनेस, कंपनी इज गोइंग टू मेंटेन द बिजनेस फ्रॉम दिस रुपीस, ठीक है। और ईयर एंड पे, और ईयर एंड के टाइम पे ही तो कंपनी P&L अकाउंट बनाएगी ना, तब कंपनी इज गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस, कि भाई पूरे साल बिजनेस करेंगे पैसे से, एंड आफ्टर 1 ईयर कंपनी इज गोइंग टू ट्राई टू कैलकुलेट कि भाई हमको कितना फायदा हुआ, हमको कितना नुकसान हुआ। सही बात है, सही बात है ना एकदम। और उसके बाद अगर कुछ फायदा हुआ तो कंपनी उनको डिविडेंड दे देगी, कंपनी को डिविडेंड दे देगी, ठीक है, ठीक बात है। चलिए अब बस फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, डिविडेंड अपॉन प्राइस
इंटू 100, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। यही तो फॉर्मूला बताया ना आप लोगों ने, देखिए जरा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन पी जीरो, डिविडेंड अपॉन पी जीरो, ठीक है ना, डिविडेंड अपॉन पी जीरो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है D1 P0, इनका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। D1 और P0 क्या मतलब है, बस फिर क्लास खत्म करता हूँ। कितना टाइम बचा है, 4 मिनट बचे मेरे पास, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो ये समझ में आ गया हमको D1 और P0। अब मुझे एक बात का आंसर दीजिए भाई, व्हेन इज प्रशांत मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, प्रशांत इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हैं सर, टुडे। भाई आप दे रहा है पैसा, कंपनी के शेयर आज परचेज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे जीरो, मतलब टाइम कुछ भी नहीं, आज मतलब आज, ठीक है। कंपनी इनको रिटर्न कब देगी, कंपनी रिटर्न कब देगी इनको, भाई आफ्टर 1 ईयर, कंपनी रिटर्न कब देगी, आफ्टर 1 ईयर रिटर्न देगी। तो जो डिविडेंड मिलेगा वो कब मिलेगा, 1 साल के बाद। सही बात है, डिविडेंड कब मिलेगा, इसको बोलूंगा 1। समझ में आ गया। P0 P1 कैसे लगाया मैंने, भाई जो हम आज जो पैसे लगा रहे हैं वो कब लगा रहे हैं, आज की डेट में, मतलब टुडे। तो टाइम की वैल्यू है जीरो, भाई आज ही लगा रहे हैं। और D1 का मतलब क्या हो गया, द डिविडेंड दैट वी आर गोइंग टू रिसीव, वी आर गोइंग टू रिसीव द डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर। 1 साल तक कंपनी पूरा पैसे को एंजॉय करेगी, उसको यूज करेगी, उससे बिजनेस करेगी, और उसके बाद कंपनी हमको डिविडेंड का पेमेंट करेगी। तो ये मिलेगा हमको 1 साल के बाद। कब मिलेगा बेटा हमको, 1 साल के बाद। समझ में आ गया आपको। तो इसको बोल देते हैं D1, क्या बोलते हैं इसको, D1, because this dividend will be received after 1 year. ओके, अब इसे एक नाम और है, D1 का मतलब क्या हो गया, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिविडेंड एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 ईयर, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोल देते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये था बेटा, बताओ आज की क्लास में इतना ही था। जरा बताइए, आप इसको देख लिया मेरे बुक में, देखिए देखिए क्या बोल रहा है, दिस इज आल्सो नोन एज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। द मॉडल मेक्स एन assumption that the market price of share at present value of future dividend stream as per their approach। अब मैं इसको आपको बाद में लिंक कराऊंगा, तो एक कंसेप्ट और पढ़ा दूंगा, अभी के लिए इतने समझते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ गई आपको, ये बस ये था बेटा आपने, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा हो गया कंपनी के पॉइंट ऑफ, ये तो हो गया हमारा प्रशांत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर इसको हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इफ वी लुक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या होगा भाई, अगर कंपनी की शेयर की प्राइस है 200 रुपीज, तो कंपनी को आज 200 रुपए मिले, और उसके बदले में कंपनी को 1 साल बाद को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ये हो गई कंपनी की कॉस्ट। जरा मुझे बताओ, क्लियर है बात की नहीं है क्लियर बात, जरा मुझे बता रही थी प्लीज सब बच्चे, प्लीज जरा मुझे बताइए बात क्लियर है कि नहीं? हमको देखना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको देखना है कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात हो गई। जरा मुझे बताइए, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो सर, No, कोई sir. डाउट नहीं। नो सर। क्लियर हो गया। तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा दूं बेटा फटाफट से सारी बातों का। देखिए, तो बच्चों चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं फटाफट आप लोगों को। देखिए बच्चों, क्या हुआ था, हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि भाई हम एक ऐसी रेट निकालना चाहते हैं जो मिनिमम रेट है, उस रेट से तो हमको पैसा कमाना ही पड़ेगा, तभी हमारा काम चल पाएगा। जो पैसा हम लेके आए हैं, एग्जांपल लेते हैं, अगर बैंक से लोन लेके आए हो और लोन की रेट है 10%, तो जब आप इस लोन के अमाउंट को, व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन द बिजनेस, द मिनिमम रिटर्न दैट यू विल एक्सपेक्ट टू अर्न, और द मिनिमम रिटर्न यू वुड वांट टू अर्न इज 10%। भाई आगे देना है 10% का ब्याज, तो कम से कम 10% तो कमाने का ट्राई करेंगे करेंगे ना। ओके, तो जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे, तो ये हमारी रेट बन जाएगी कि भाई कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो 10% ज्यादा होना चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सही है ना बात, ठीक है। तो इसमें हम वेरियस मोड्स ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी केडी की, फिर हमने बात करी थी केपी की, अब हम बात कर रहे हैं केई की, और फिर आएगा केआरई, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अब केई में हमारे पास 4 टॉपिक हैं जो हमने पढ़ लिया। एक हो गया प्राइस डिविडेंड अप्रोच, एक हो गया रियलाइज यील्ड अप्रोच, एक हो गया सीएपीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है सीएपीएम, और थर्ड और हो गया कुछ एक, क्या नाम है उसका, अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, ठीक है। तो हमने इसमें ये आज कवर कर लिए, बाकी हम कल अपनी क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये बुक आपके पास है ऑलरेडी, तो आप प्लीज इसमें से पढ़ के आइए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों। बोलना जरूरी है, आप बहुत सारे पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए,
तो प्लीज टेक इट सीरियसली. ओके गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. आई विल सी यू गाइस टुमारो. टेक केयर एंड हैव फन. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you. ओके बाय. Thank you, sir. ओके बेटा. बाय सर.